Hi friends, my name is Sasi Kumar. Welcome to my YouTube channel Sacred Civil. Today we are going to discuss BPSC Assistant Engineer Civil and Mechanical Engineering Previous Year Paper 1995. 2012 डिस्कस कर रखा है मैंने, अब 1995 डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने 2001 और 2006 दोनों को अनअकैडमी पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को फॉलो करके डायरेक्टली 2006 और 2001 दोनों को पढ़ सकते हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपका एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो गया, बीपीएससी ने ऑफिशियली इस डेट को अनाउंस कर दिया है कि 2017 का जो एग्जाम होगा 15 ऑफ सितंबर को होगा और 3 2017 एंड 4 2017 इन दोनों का एग्जाम जो होगा वो 16 ऑफ सितंबर को होगा। ये तो हुआ ही आज का डिस्कशन इसके रिगार्डिंग कि एग्जाम कब होगा और कैसे होगा। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो करते हैं तो वहां पे आपको बीपीएससी से रिलेटेड सारे लेसन्स मिल जाएंगे, जितने भी मोर देन 80% सिलेबस मैंने कवर कर दिया, चाहे वो जनरल स्टडीज का हो या फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग का होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होगा, यानी कि जनरल जो इंजीनियरिंग कंप्लीट जनरल इंजीनियरिंग है आपको वहां पे कंप्लीटली आपको मिल जाएंगे, सारे लेसन आपको मिल जाएंगे। अभी मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि मैं दोबारा यहाँ पे भी लेसन ना बना सकता हूँ, वहां पे भी लेसन बनाने में डिफिकल्टीज है, तो आपको एक जगह या तो यहाँ पढ़ लो, कुछ चीजें मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, यहाँ पढ़ लो, कुछ चीजें वहां भी है तो अवेलेबल है ऑलरेडी, वहां डिस्कस कर लो, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं। ठीक है, और ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं वीडियो हर दोनों जगह बनाऊं, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो इसके रिगार्डिंग आप एक काम करो, कुछ चीजें जैसे कि अभी आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पे मिल गए, टोटल लेसन्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अनअकैडमी पे सारे कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। आपको इतना कंप्लीट आपको हर चीज दे दिया जाएगा, इतना मटेरियल आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिए जाएंगे, पेपर करा दिए जाएंगे, सब कुछ, जिससे कि आपका प्रीलिम्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ आपको कट ऑफ मार्क्स क्लियर करना है। कट ऑफ मार्क्स निकले बाद मेंस आएगा आपको। ठीक है, तो मेंस का एग्जाम जो आप दोगे वो भी धीरे धीरे मैं यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा कि क्या है, क्या कैसे पढ़ना है मेंस के लिए, क्या पढ़ना है, वो सारे कुछ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि आपको लाइक करना होगा, मेरे को सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, और उस बेल बटन को बजा देना होगा, क्योंकि बेल बटन को दबाने से आपको क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो इजिली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा फेसबुक पेज पे सेक्रेड सिविल के नाम से है, वहां पे जाके आप लिंक, आपको वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो उससे क्या होगा कि आप जैसे भी अनअकैडमी पे जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो वीडियो वहां पे मैं पोस्ट करता हूं, उससे आपको इजिली नोटिफाई हो जाए कि ये वीडियो आ रखा है सर का, तो ये चीज आप ध्यान से देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो लेसन स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द लेसन। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी। बात कर रहा है कि अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो एक्चुअली इसको सॉल्व करना होगा, बिना सॉल्व के इसको नहीं बता सकते कि अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल फोर्स पे, अगर कोई बॉडी है तो उस पर मिनिमम फोर्स कितना चाहिए। तो इसका मैंने सॉल्यूशन बना रखा ऑलरेडी, तो आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई बॉडी है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ये जो हमारा जो मेन सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या कहता है कि ये कोई बॉडी है, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से पी से फोर्स से खींचा जा रहा है तो ये हमारा पी कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर पी साइन थीटा बनेगा, आर एन आपका रिजल्ट ये आएगा रिएक्शन। ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा यहाँ पे, तो म्यू इंटू आर एन हो जाएगा। तो इन सारों को अगर इक्वेट करते हैं, पी कॉस थीटा इक्वल टू एफ, तो म्यू आर एन हो जाएगा यहाँ पे, वेर म्यू इक्वल टू टैन फाई एंड आर एन इक्वल टू डब्लू माइनस साइन फाई, साइन थीटा हो जाएगा ये। इसको जब सॉल्व करने के बाद हमारा ये वैल्यू आता है पी इक्वल टू डब्लू साइन फाई बाई कॉस थीटा माइनस फाई। क्लियर ये चीज़ें। तो इस टाइप के सॉल्यूशन आता है, तो डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन याद करना है, इसमें से ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि क्या करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। डिफाइंस द इनर्शिया, रेफरेंस फ्रेम इज यूज फॉर द मेजरिंग इनर्शिया ऑफ बॉडी, इज यूज फॉर द कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट, और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स के बारे में डिफाइन करता है, तो डिफाइन द इनर्शिया रेफरेंस फ्रेम, यानी कि 2 का क्या आंसर हो जाएगा, 2 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड क्या कहता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सन इज बैलेंस्ड बाय व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डायरेक्ट फोर्स, और नन ऑफ दिस। तो ये आप बहुत पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका जो आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इनर्शिया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तीनों आपको क्लियर हो गए। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट। तो
मास इनटू वेलोसिटी कहने पे क्या होता है, मोमेंटम होता है। ये सारे जो है मैंने मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जाके आप लेसन देख लें, वो आपको अनअकैडमी पे, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि अनअकैडमी पे आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज लेस देन 50% इट विल बी व्हाट, रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, सेल्फ लॉकिंग मशीन और नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उसका आंसर होता है इरिवर्सेबल मशीन। इरिवर्सेबल मशीन जो होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 50% से कम होता है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इन मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा हो गया, ये मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है और किलोमीटर। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, मिलीमीटर। यानी 6 का आंसर आपका क्या हो गया, ए है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो modern level are generally fitted with telescope which one, internal focusing, external focusing या फिर both internal external। तो इसका सही आंसर जो है वो internal focusing इज द करेक्ट आंसर, यानी आंसर इज द ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ऑफ ए वोल्ट मीटर इज गिवन बाय। जो सेंसिटिविटी होता है किसी भी वोल्ट मीटर का वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ओम्स पर वोल्ट, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर है वो ओम्स पर वोल्ट होता है, यानी कि 8 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। द स्केल ऑफ ए वॉट मीटर गिव्स मैक्सिमम इंडिकेशन ऑफ 100, व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इफ द करेंट एंड वोल्टेज 5 एम्पियर एंड 400 वोल्ट। तो आपको करंट एंड वोल्टेज दे रखा है कि 5 एम्पियर है और 400 वोल्ट है। तो मैंने इसको सॉल्व किया है, क्योंकि बिना सॉल्व के आपको समझ में नहीं आएगा कैसे सॉल्व बनता है क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की अगर बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है वोल्टेज रेंज इंटू करेंट रेंज अपॉन रेंज ऑफ वॉट पर मीटर स्केल। यानी 400 वोल्ट है, 5 है, ये बाय 100 कर दिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा 20। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है 20। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि 20 ऑप्शन कहाँ पे है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है 10 नंबर, ए सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर इज व्हाट। तो ये क्या होता है, वॉट आवर मीटर। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। तो इसका 10 का आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। 11, in subsequent loading of material which was loaded beyond its yield point, then its elastic limit is reduced but yield stress increases, that is the correct answer। a इसका पहला आंसर सही है, यानी 11 का a हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का कि द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप इन ए कैंटिलीवर ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड 1 मीटर लॉन्ग ऑफ द हैविंग ए लोड ऑफ 10 kg एट फ्री एंड। क्या रहा है कि कोई कैंटिलीवर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इस पे 10 किलोटन का लोड लगा हुआ, तो मैक्सिमम मोमेंट और मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होगा, यहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट भी डेवलप होगा तो मैक्सिमम स्ट्रेस भी यहाँ पे डेवलप हुआ। तो चलो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आप देखो आगे। ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये जो 10 किलोटन 10 kg का लोड लगा हुआ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, 1 मीटर का लेंथ है, तो मैक्सिमम मोमेंट आपको फ्लक्चरल इक्वेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है लेक्चर्स में। फ्लक्चरल इक्वेशन क्या होता है, m/i इक्वल टू e/r इक्वल टू f/y। तो f स्ट्रेस के फॉर्म में हमारा ये आ जाएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो सही आंसर हमारा ये आ जाता है 6000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, the number of point at which the bending moment is 0, question number 13 is 0 in thin oval cylinder subjected to internal pressure। कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट हैं जिसमें बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 होगा। तो ना 2 होता है, ना 8 होता है, ना 4 होता है। इसका सही आंसर 1 होता है, वो सेंटर पे होता है, जो सेंटर से जो पास करता है लाइन वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0, दैट इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि 14 हमारा क्या कहता है, अ हॉलो शाफ्ट ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया as that of the solid shaft can resist what, equal, less, twice the amount of torque or none of this। तो इसका सही आंसर जो है वो ट्वाइस होता है। जो हॉलो सॉफ्ट होता है वो ज़्यादा लोड को कैरी कर सकता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड शाफ्ट, अगर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोवाइड किया जाए तो सी इज द करेक्ट आंसर, ट्वाइस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी of failure states that the stresses at which failure occur in simple tension is equal to। तो इसका जो सही आंसर है कि the difference of corresponding principal stresses, the difference of corresponding principal stresses is the correct answer। 15 का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट कहता है which of the following is used in road। रोड में कौन सा यूज करते हैं, ग्रेनाइट, बैलास्ट, लाइमस्टोन एंड नन ऑफ दिस। तो ग्रेनाइट हम यूज करते हैं रोड में। 16 का आंसर आपका ए है। ठीक है, तो नेक्स्ट 17,
17 द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ऑर्डिनरी ब्रिक इज व्हाट, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिक इज व्हाट, तो सी इसका करें 19 इंटू 9 इंटू 9 इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट करता है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द क्विक सेटिंग सीमेंट। दो तरीके सीमेंट अगर मान देखा जाए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है या फिर क्विक सेटिंग टाइम सीमेंट होता है। तो क्विक सेटिंग की अगर बात कर लेता है तो मुझे जल्दी से सेट हो जाता है, रैपिड हो जाता है, उसका 5 मिनट आंसर है। अगर यही कहता ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो आंसर होता है वो 30 मिनट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद है। अगर फाइनल सेटिंग टाइम होता है, फाइनल सेटिंग टाइम उसका 10 आवर्स होता है। तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम हो गया। अब बात करते हैं वुड वर्क शुड बी पेंटेड टू। वुड वर्क हम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? प्रिवेंट अगेंस्ट वेदरिंग इफेक्ट, इम्पार्ट बेटर अपीयरेंस। यस, दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बोथ द अबव। तो क्लियर हो गया, 19 का सी आंसर है। 20 क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ ग्लास शुड जनरली यूज्ड इन बाथरूम? ग्राउंड ग्लास, वायर्ड ग्लास, फोम ग्लास। यस, ऑल ग्लास आर यूज इन द बाथरूम। या तो कहीं पे ग्राउंड ग्लास भी यूज कर लेते हैं, वायर्ड भी यूज कर लेते हैं, फोम भी यूज कर लेते हैं, यानी कि 20 का आंसर जो हमारा डी करेक्ट आंसर। When standard fineness test is performed on a sample of 100 gram of cement, then the residue should not exceed 10% by weight of cement। ये मैंने अभी तक जो मैंने डिस्कस किया 20 क्वेश्चन, इसमें से मोर देन 15 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है थ्योरी के फॉर्म में आपका, अलग अलग चैप्टर में, चाहे वो कॉन्क्रीट में हो, बिल्डिंग मटेरियल में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ये सारे डिस्कस कर रखा है। तो इसका जो सही आंसर है 21 का बी, 10% बाई वेट। ठीक है, वेट ऑफ द सीमेंट। 22 का बात करते हैं। द मेटल्स विच प्रोवाइड करोजन रेजिस्टेंस इन स्टील आर, क्या होता है? क्रोमियम एंड निकल। द 22 का क्या हो गया? बी, बी इज द करेक्ट आंसर। 22 का बी आंसर इज द सही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 23। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप इंसेंटिव प्लान, द प्रिंसिपल ग्रुप इंसेंटिव प्लान इज टू व्हाट? तो इसका जो सही आंसर होता है वो आपका ये भी सही, पहला ऑप्शन भी सही, इवेल्युएट द कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। सेकंड ऑप्शन कहता है कैलकुलेट द टोटल इंसेंटिव ऑफ द अर्निंग, ये भी सही है, ये भी सही है। डिवाइड द अर्निंग अमॉन्गेस्ट वर्कर्स इन इक्वल और एनी अदर पोर्शन प्रोपोर्शंस, ये भी सही है, यानी इसका सही आंसर जो है वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द टेक्निक ऑफ सीपीएम इज वॉट? एक्टिविटी ओरिएंटेड या इवेंट ओरिएंटेड? तो दैट इज द एक्टिविटी ओरिएंटेड, एंड द पार्ट क्या हो जाएगा आपका? इवेंट ओरिएंटेड, यानी कि 25 का आंसर बी होगा, 24 का आंसर आपका ए हो गया। 26 की बात करते हैं। द बेकर even point can be calculated by the relation where P is the selling price of the each unit of F is the fixed cost, V is either variable cost per unit of the total variable cost equal to होता है F by 1 minus V by P। F क्या हो गया आपका? फिक्स्ड, ठीक है, और 1 माइनस वी हो गया वेरिएबल, और P आपका क्या हो गया? जो कैलकुलेटेड होता है। तो F by 1 माइनस V by P इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसका यार 26 का B इज द करेक्ट आंसर, आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 27 का, कि 27 क्या है हमारा? द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म फ्लो आर व्हाट? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका इक्वल एट ऑल सेक्शन, यानी करेक्ट आंसर इसका जो है वो ए है, इक्वल एट ऑल सेक्शन। नेक्स्ट कह रहा है बर्नौलीज इक्वेशन इज अ मोमेंटम इक्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन, थर्मल एनर्जी इक्वेशन और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है बी, मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन इज अ मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन। नेक्स्ट बात करते हैं 29 की, फ्रिक्शनल लॉसेस इन टर्बुलेंट फ्लो आर प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर बात कर लिया जाए तो स्क्वायर ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी, यानी कि इसका बी आंसर इज द करेक्ट। फ्रिक्शनल लॉसेस इज द स्क्वायर ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी। नेक्स्ट, द ड्रैग फोर्स ऑन ए शिप विल डिपेंड अपॉन व्हाट? फ्रॉड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, दोनों पर डिपेंड करता है ड्रैग फोर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो बोथ फ्रॉड नंबर एंड रेनॉल्ड्स नंबर। बाउंड्री लेयर एनालिसिस इज यूज्ड फॉर लो रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो, यानी 31st का बी हो गया आंसर आपका करेक्ट। 31st का भी बाउंड्री लेयर जो हम यूज करते हैं वो लो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट 32, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग अक्रॉस ए फ्लैट प्लेट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली ऑन द सरफेस एरिया, बिल्कुल सही है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है, ये भी सही है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लेट थिकनेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी आंसर इसका क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव फैक्टर इज द करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा 33 में कि द pipeline in cold countries is led to a certain depth from a surface in order to supply what? Prevent water from freezing। तो इसका जो सही आंसर है 33 का वो सी है,
ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, प्रिवेंट वाटर फ्रॉम द फ्रीजिंग। क्या होता है कि प्रेशर जब अगर पाइपलाइन ठंडे जगह में अगर आप पानी ठंडा पानी जाता है तो जम जाता है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण पाइप फटने का चांसेस होता है, तो वही लिखा हुआ है आंसर में कि प्रिवेंट वाटर फ्रॉम द फ्रीजिंग। नेक्स्ट क्या आता है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ टरबाइन ब्लेड्स इज कॉल्ड कंडक्शन। तो 34 का आंसर डायरेक्टली ये है, ऑलरेडी मैंने थर्मोडाइनमिक्स वाले चैप्टर में डिस्कस कर रखा है सारे। नेक्स्ट बात करते हैं, रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब टू द टोटल इंसिडेंट एनर्जी इज कॉल्ड एब्जॉर्बिव, इमिसिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। एक्चुअली ये दोनों अगर सेकंड केस रहता तो ये भी इसका सही आंसर होता है। रिफ्लेक्टिव की बात करता है अगर यहाँ पे टोटल की जगह तो रिफ्लेक्टिविटी आता है, एब्जॉर्बिव की बात करता है तो एब्जॉर्बिव होगा, यहाँ पे अगर रिफ्लेक्टिव की बात करता है रिफ्लेक्टिविटी होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दे देना। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन इज जीरो बिकॉज पीडीवी इक्वल टू जीरो, यानी 36 का ए, पीडीवी इक्वल टू जीरो। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन पीडीवी एंड एफ वीडीपी गिव्स व्हाट, इसका जो होता है फ्लो एंड वर्क। ठीक है, तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है, फ्लो एंड वर्क, फ्लो वर्क। नेक्स्ट बात करते हैं 38 का, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल एज कंपेयर टू डीजल साइकिल विल बी लेस। ये भी मैंने डिस्कस कर रखा, तो इसका 38 का आंसर क्या हो गया, बी, लेस। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द स्पेसिफिक स्पीड इज लेस देन 10 देन द टरबाइन यूज्ड इज ऑफ विच टाइप ऑफ टरबाइन, दैट इज कॉल्ड द इम्पल्स टरबाइन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इम्पल्स टरबाइन, आंसर इज द बी। नेक्स्ट, द type of pump used for water supply in the city is which type of pump, centrifugal pump, reciprocating pump, axial pump और none of these। तो जो हम यूज करते हैं ना वो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं। तो वाटर सप्लाई के लिए कौन सा पंप यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो 40 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया 40 का आंसर। नेक्स्ट कह रहा 41, एन एनर्जी सोर्स हुज रेजिस्टेंस इज 40 के ओमेगा इज कनेक्टेड टू ए लोड ऑफ 200 ओमेगा इज अ सोर्स ऑफ करेंट। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, करंट सोर्स है। ये जो हमारा करंट सोर्स है 41 का क्या हो गया, ए। द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू व्हाट, 50%, 75%, m% और 100%। तो 100% तो कोई होता ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, दैट इज द 75% इज द करेक्ट आंसर, बी। अगर यहाँ पे 80% भी होता तो वो भी करेक्ट होता। व्हेन द बार मैग्नेट इज बेंट इन इट्स सेंटर in the shape of L, its magnetic moment as compared to the original value will be what। तो इसका जो सही आंसर होता है 1/√2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो 1/√2 टाइम्स है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, बी में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एट लाइट लोड the field current of a DC shunt motor gets opened, then the motor will be what, then the motor will be very slow, will slow down, या फिर very slow down, वही चीज हो गया। तो 44 का आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि a commercial alternator has, किस काम के लिए यूज करते हैं, कमर्शियल ऑल्टरनेटर हैज स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड, या फिर रोटेटिंग आर्मेचर होता है या स्टेशनरी फील्ड होता है। तो इसमें स्टेशनरी आर्मेचर होता है और रोटेटिंग फील्ड होता है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज द 45 का बी इज द करेक्ट आंसर। 46 कह रहा है कि हाईली डॉप्ड पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज एमीटर, बेस, कलेक्टर और नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज द ए, एमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है ट्रेडिशनल कोल माइनिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड टनल इज व्हाट। तो इसका जो सही आंसर है वो एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव भी होता है। नॉट ऑल द अवेलेबल एट द कोल माइन इज, ये भी सही है। इट इन्वॉल्व डेंजरस वर्किंग कंडीशन, यही सही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सारे जगह पे हम माइंस सारे कोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते और वहाँ पे मेथेन अवेलेबल होता है, इसके कारण वो एक्सप्लोसिव का काम करता है। अगर थोड़ा सा भी स्पार्क हो जाता है तो उसके कारण वहाँ अंदर में आग लग जाता है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। 48, एयर मासेस ऑफ मैरीन ओरिजिन हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इसमें से कोई कंसंट्रेशन नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो नॉन ऑफ दीज होगा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज कंसिस्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। यस, दिस इज करेक्ट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट, इसमें भी आपको आएगा डिसइंफेक्शन आएगा, तो सारी चीजें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, 49 का ए आंसर है। 50, द जेनेटिक वेरिएशन या वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्लूड्स रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो या आपका इन्यूलेशन ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसका सही बात है, तीनों इसका सही आंसर है। रिकॉम्बिनेशन भी होगा, जेन फ्लो होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होगा, यानी करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर आपका सारे करेक्ट हो गए, यानी कि आंसर इज 50 का डी है।
Thank you for watching this video. If you have any queries, please write in comment box and don't forget to share, rate, review, recommend and subscribe. और बेल बटन बजाना ना भूलें, क्योंकि आगे जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा इससे आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और आप अनअकैडमी पे फॉलो करें, जो मैंने आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दे रखा है। तो क्योंकि वहाँ पे और भी आपको अवेलेबल लेसन जो हैं, सारे चैप्टर, सारे जो बीपीएससी कोर्स से रिलेटेड हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और हमारा जो फेसबुक पेज है सेक्रेड सिविल का, वहाँ जाके फॉलो कर लें। उससे क्या होगा आपको कि जो भी मैं अनअकैडमी पे वीडियो डालता हूँ उसका लिंक वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आपको इजीली अवेलेबल नोटिफाई हो जाएगा कि आपको, और साथ साथ आपको वहाँ पे पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।